फ्रेंड्स, आज मैं आ रहा हूं आपके लिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर है। जिसमें मैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को लेकर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए वीडियो दी थी, एक HUF पर वीडियो दी थी, एक पार्टनरशिप पर मैं पूरी वीडियो दे चुका हूँ आपको। लेकिन पार्टनरशिप का जो क्राइटेरिया है, पार्टनरशिप के ऊपर थोड़ा वर्किंग भी ज़्यादा है। दूसरा, आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे वो सोल, HUF और पार्टनरशिप के बीच में हम डिफरेंस करना चाह रहे थे। हम देखना चाह रहे थे कि किस तरह की कोई केस स्टडी हम इनमें बना सकते हैं। पता नहीं क्या, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर अगर हमसे इनडायरेक्टली कोई चीज़ पूछी जाए और वो हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए, भाई हमें करना है। अब जो चीज़ हमें करनी है तो सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप में फ़ायदेमंद है या HUF में फ़ायदेमंद है या पार्टनरशिप में फ़ायदेमंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे वर्क को देखना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मैं आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक्स जो रुके हुए हैं, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो तो के बाद कुछ मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आज की मैं इसको कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा डिफरेंस केस स्टडीज़ को हम लेंगे। तो आज हम आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आज हम पहले तो बता देते हैं तुम्हें कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनरशिप में कितने तरह से एक पार्टनर इंक्लूड हो सकता है। देखिए, पार्टनरशिप है, मैंने आपसे कहा था कि 2 और मोर पर्सन, और मैक्सिमम आज प्रेजेंट सिनेरियो में कंपनीज एक्ट 2013 ने हमारे पास 100 मेंबर्स एज ए पार्टनर रखे हुए हैं कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। जबकि 1956 में मैंने बताया था आपको कि केवल 20 मेंबर हैं, और उसमें भी यदि आप बैंकिंग में हैं तो केवल 10 मेंबर्स हैं। ये जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें जो अप्लाई हो रहा है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, ये कोई ये नहीं कि अलग से अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ मेंबर्स है कंपनी एक्ट डिसाइड कर रहा है। तो यहां हम डिसाइड कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो कितने तरीके से फर्म में ज्वाइन है। तो एक तो देखो, मैं जनरली बताऊं कि हम 2, 4, 6, 8, 10, 20 जितने पार्टनर हैं, दे ऑल आर द एक्टिव, दे ऑल आर वर्किंग इन द फर्म। सभी लोग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी पैसा लगा रहे हैं वो बिजनेस में एज ए पार्ट, एक जर्नल पार्टनर की तरह से जब पार्टनर वर्क करता है। ठीक है ना, तो पार्टनर्स आर वर्किंग एज ए जर्नल, कि उसके पास सारे राइट्स हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ही जस्ट इंट्रोड्यूस द कैपिटल, ही वर्क इन ए फर्म एज अदर पार्टनर, दैट्स कॉल्ड द एक्टिव पार्टनर। एक्टिव partner, you know, is it clear? Active partner. Second is the sleeping partner. He is also the partner. Okay? अब देखिए, अगर हम बात करें तो दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं। बिजनेस तो करना चाहते हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, ठीक है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, बट द प्रॉब्लम ऑफ टाइम, मेरे पास ना तो टाइम है ना मेरे पास आपके फील्ड का एक्सपीरियंस है। पार्टनरशिप की एक खास बात बताऊँ मैं आपको, क्या खास बात है, जिस सिस्टम में पार्टनर्स लगे हुए हैं, यानी कि जिस चीज की हमने एक फर्म खोली है, उसको पार्टनर सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ध्यान देना कि सपोज करो हमने कोई एक इंडस्ट्री ओपन की कुछ पार्टनर्स ने मिलकर, तो वो पार्टनर्स सेपरेट अपने लिए वो इंडस्ट्री नहीं ओपन कर सकते हैं, तो बाउंडेड है वो। हाँ, ये बात स्पेशल रूप से ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हम जो स्लीपिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो पार्टनर कह रहा है ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट आपसे भी ज़्यादा कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, ना मेरे पास समय है ना स्थिति है। मेरे पास और बिजनेस हैं, मुझे उनको फिलअप करना है, उनको कंप्लीट करना है, मैं उनसे बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं आपके साथ वर्क कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, प्रॉफिट शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट लेना, मुझे थोड़ा कम दे देना, ऐसा भी हो सकता है। बट द स्लीपिंग पार्टनर इज दैट हु इंट्रोड्यूस द कैपिटल, हु टेकिंग द रिस्क, हु गेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो हर तरीके से इंक्लूड है, बट वो बिजनेस में वर्क नहीं करता है, एक्टिवली नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता, इसलिए हम उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनर तो है, लेकिन फर्म में वो वर्क नहीं कर रहा है, वर्क फर्म्स के जो वर्क हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर रहा, वो ध्यान नहीं दे रहा कैसी चल रही है फर्म। इसके बाद है हमारे पास एक सीक्रेट पार्टनर। अगेन सेम, सीक्रेट पार्टनर भी पूरी तरह से पार्टनर ही है, बिल्कुल एक्टिव पार्टनर की तरह। एक्टिव पार्टनर के अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जो पार्टनर्स में हैं। स्लीपिंग में केवल एक कमी है कि वो वर्क नहीं कर रहा, और जो सीक्रेट पार्टनर है वो बिल्कुल एज टू एज एक्टिव है। ठीक है ना, जैसे एक्टिव पार्टनर सेम सीक्रेट पार्टनर, बट
ये पब्लिकली शो ऑफ नहीं कर रहा कि मैं पार्टनर हूं, पब्लिक में इन्वॉल्व नहीं है, ये पब्लिक नहीं जानती इसे, सीक्रेट पार्टनर है, पार्टनर की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन पब्लिकली डील नहीं कर रहा, पब्लिक को नहीं पता कि ये पार्टनर है, ना हमने पब्लिक में इसको बता रखा कि ये पार्टनर है। तो इसके पास सारे राइट्स, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ वन टू ऑल एक्टिव पार्टनर की तरह ही है, बस ये क्या है, इज नॉट इन्वॉल्व विद द पब्लिक, पब्लिक को इसकी नॉलेज नहीं है कि ये पार्टनर है। हो गया एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट। नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल यानी कि सही मायने में वो पार्टनर है नहीं। नॉमिनल का मतलब है कि वो पार्टनर है नहीं, हिंदी में कहते हैं नाम मात्र का, है नहीं, पार्टनर नहीं है वो, बस रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं कर रहा है, वो कैपिटल में इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो पार्टनर ही नहीं है। जब वो पार्टनर ही नहीं है तो वो कैपिटल क्यों लगाएगा, ना तो वो कैपिटल लगा रहा है और ना ही प्रॉफिट में उसका कोई शेयरिंग है। लेकिन पब्लिक के लिए उसने कुछ इस तरीके से वर्क किया है कि पब्लिक ने उसको पार्टनर मान लिया है, पब्लिक ने, मैंने मतलब फर्म ने नहीं माना है, पब्लिक ने मान लिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये सब चीजें थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज है। बिजनेस लॉ हमारे पास मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी डिस्कस हम कर सकते हैं। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल और बाय होल्डिंग आउट। एस्टोपल यानी कि वो शो ऑफ कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं। एस्टोपल का मतलब होता है शो ऑफ करना कि मैं पार्टनर हूं, पार्टनर नहीं है, ना उन्होंने फर्म में पैसा लगाया है, ना ही उसको प्रॉफिट का कोई शेयर मिलना है, ना ही वो कोई लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबल है, किसी तरह से कुछ नहीं है, बस वो शो ऑफ कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं। और एस्टोपल में जो वो शो ऑफ कर रहा है वहां वो कह रहा है, जैसे कि फर्म को लोन लेना है, फर्म ने लोन लेना है, अब लोन लेते समय इस व्यक्ति ने कहा ठीक है आप लोन दे दीजिए, मैं भी पार्टनर हूं, पार्टनर नहीं है ये, पर वो लोन देने के लिए सिक्योरिटी का रूप में काम कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह ने क्या कह दिया कि मैं पार्टनर हूं, तो कुछ नहीं है। अब ये जिम्मेदार हो गया, इज रिस्पॉन्सिबल। अगर फर्म उस लोन को पे नहीं कर पाएगी तो ये देगा, ये जिम्मेदार है, ये रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर ये ध्यान देना, किसने कहा है कि ठीक है मैं पार्टनर हूं, है नहीं ये, लेकिन फिर भी इसे उस लोन को, उस पर्टिकुलर लोन को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक है बाय होल्डिंग आउट। ये होल्डिंग आउट में ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल जिंदगी में भी, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो आप माइनर हैं, बड़े नहीं हैं, अगर आप बड़े हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ से छूट जाएंगी। माइनर के पास तो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको कोई रिस्क नहीं है। तो मैं देखा होगा कि कितने केस होते रहते हैं, उसमें भी माइनर बच जाता है। निर्भया केस कितना बड़ा केस था, देखा था ना, और माइनर फटाफट छूट गया, 6 महीने भी नहीं रहा वो बाहर आ गया, और बाकी सबको फांसी हो गई, बाकी सबको फांसी हो गई और वो उसका कुछ नहीं हुआ, जबकि क्राइम में सबसे आगे इन्वॉल्व था वो। क्योंकि माइनर के लिए हमारी कंट्री में, कि पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा है, बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं जिसमें उसको बच्चा माना जाता है और उसके द्वारा जो क्राइम होता है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। केवल जो बच्चों वाला एक सुधार गृह होता है, छोटी सी जेल होती है कुछ महीने की, वो आप कर लीजिए कंप्लीट और आपकी सजा माफ। तो यहां पर ध्यान देना है कि जो होल्डिंग आउट है इसमें कुछ नहीं है, चुप रहना भी आपके लिए रिस्केबल है। जैसे वो लोन ले रहे थे और उन्होंने कहा ये भी पार्टनर है, वो कुछ बोला ही नहीं, चुप लगा गया, वो समझ रहे हैं ना, चुप लगा गया, उसने कुछ कहा नहीं, उसने शांत रहा, उसने कोई बात नहीं, तो पार्टनर है किस चीज के लिए, रिस्क में। उसने कोई बिजनेस में पैसा नहीं लगा रखा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, नथिंग, बट उसका उस पर्टिकुलर प्लेस पर जब वो बाकी पार्टनर्स कह रहे थे कि ये भी पार्टनर है और दूसरे वाले व्यक्ति ने ऐसा ही समझा कि ये पार्टनर है, क्योंकि उसने मना नहीं किया, उसने नहीं कहा नो आई एम नॉट द पार्टनर, वो शांत रहा, चुप रहा, तो भैया पार्टनर है, अगर उसको कोई लॉस होता है, रिस्क होता है तो ये बियर करेगा। तो बाय होल्डिंग आउट, तो ये भी ध्यान देना है, लॉ की लैंग्वेज होती है। तो बाय होल्डिंग आउट और बाय एस्टोपल, यहां तो वो कह रहा है इसलिए फंसा, यहां वो चुप रह रहा है इसलिए फंसा। और इसके बाद है माइनर। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो पूरी तरह से किसी भी माइनर को पार्टनर नहीं बनाती है, पार्टनर नहीं बनाती है, लेकिन
माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है विदाउट कैपिटल, केवल और केवल प्रॉफिट के लिए। यदि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, यदि समझ रहे हो ना, इफ द फर्म हैज गॉट इन द प्रॉफिट, ही इज रिस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट लेगा, लॉस आप झेलिए। प्रॉफिट है तो मेरा है, प्रॉफिट में तो मैं शेयर होल्डर हूं, लेकिन लॉस में शेयर होल्डर माइनर नहीं है। तो ये ध्यान देना है कि माइनर, कई बार हमसे क्वेश्चन कई बार आता है, इज द माइनर मे बी अ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नो, माइनर पार्टनर नहीं होता है, वो पार्टनर की तरह आप उसे रख सकते हैं। तो यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर को पार्टनर नहीं बनाती, लेकिन बनाया जा सकता है केवल और केवल प्रॉफिट्स के लिए। कोई रिस्क नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लॉस नहीं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनर के लिए नहीं है। तो मैंने आपको बताया ये डिफरेंट तरीके के पार्टनर्स हैं। इसमें मैंने कुछ एक बात बताई थी डीड के लिए, कि जब भी कोई पार्टनर्स बनेंगे तो इन्हें आपस में डीड बनानी होगी, और अगर ये डीड रिटन है, उसको एक स्टैम्प पेपर पे आपने लिख दिया है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा हमने बताया था रजिस्ट्रेशन के लिए, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यदि ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो इसके पास, यानी कि इसके पार्टनर्स के पास फर्म के अगेंस्ट जो सूट करने का राइट है वो नहीं होता। ना फर्म के पास पार्टनर्स के अगेंस्ट केस करने का यानी सूट का राइट होता, ना ही पार्टनर के पास दूसरे पार्टनर को सूट करने का राइट होता, और ना ही किसी अदर फर्म के ऊपर सूट करने का राइट होता है। यानी कि फर्म के बहुत सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो लीगली यदि आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर्ड करा लीजिए। तो मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपको बता देता हूं। बड़ा ही सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। केवल और केवल आपको इसके अंदर रजिस्ट्रार, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्ट्रार है उसके पास जाकर आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में डिटेल भरनी है। फर्म का नेम, नंबर ऑफ पार्टनर्स, फर्म्स का एड्रेस, फर्म्स का हेड ऑफिस, फर्म्स का जो वर्किंग है, पर्पस है, फर्म में लगी हुई कैपिटल, कितने टाइम से फर्म चल रही है, कितने टाइम से फर्म चल रही है। केवल ये कुछ डिटेल्स इसके अंदर आपको मेंशन करनी है और आप वहां से इजीली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि जो हमारा रजिस्ट्रार है ये फील करता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी हैं दीज आर राइट, ये करेक्ट हैं, और आप किसी इलीगल वर्क में नहीं हैं, आप बिजनेस में ही हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपका सिंपली हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन का नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, डीड, पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। और इस पार्टनरशिप डीड में यानी रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन या ओरली, लेकिन मैंने कहा रिटन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि स्टाम्प पेपर पर कुछ डिटेल लिख लें। डिटेल भी क्या, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन बताई थी, रजिस्ट्रेशन में क्या बताई थी वो डिटेल्स इसमें होनी चाहिए। नेम, फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, फर्म का बिजनेस, बिजनेस का एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगानी है, पार्टनर्स का कितना शेयर है, पार्टनर्स की कैपिटल हो गई, पार्टनर्स का शेयर हो गया, पार्टनर्स को राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स हैं फर्म में, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, किस तरीके से पार्टनरशिप का अगर फर्म समाप्त होती है तो क्या करना है, पार्टनर्स अगर फर्म में कैपिटल लगाते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई झगड़ा होता है, ठीक है, कोई कंफ्लिक्ट होता है इन फ्यूचर में तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके डीड के अंदर मेंशन होती हैं जो आपके फ्यूचर को सेफ करती है। तो मैंने आपको पार्टनरशिप की टोटल डिटेल बता दी। अब हमारे पास पॉइंट उठता है कि सोल, एचयूएफ और पार्टनरशिप में से बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो जहां तक बेस्ट है तो अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं हर एक के अंदर। देखिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें अकेला काम कर रहा है, यहाँ एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सोल के अंदर रिस्क नहीं है, मतलब कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, अकेला बंदा है, अकेली कैपिटल है, अकेला सिस्टम है उसका, तो कैपिटल थोड़ी है, मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट आप नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल नहीं है आपके पास, कैपिटल की शॉर्टेज रहेगी, टेक्निकली आप कंसेप्ट डाउन रहेंगे, लेकिन सीक्रेसी बनी रहेगी,
सीक्रेट ज़्यादा यहाँ पे होंगे, यहाँ कम होंगे, तो जो इसकी कुछ कमियां हैं वो ये पूरी कर रहा है। पार्टनरशिप में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? कन्फ्लिक्ट्स का। भाई आपस में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपस में कन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहते हैं। हर बात पर हर आदमी सेम नहीं होता, सेम एग्री नहीं करता। तो जो एग्री नहीं करते हैं वो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल होता है, 100% कंट्रोल है। लेकिन पार्टनरशिप में किसी एक पर्सन का 100% कंट्रोल नहीं होता है। HUF तो फैमिली बिजनेस है, HUF तो फैमिली बिजनेस है। तो HUF और पार्टनरशिप में यहाँ फैमिली वाला कंसेप्ट है, यहाँ बस पार्टनर्स है। यहाँ सारी पावर जो करता है हेड है उसके पास है। अब इसमें किस तरीके से केस स्टडी डेवलप होती है? केस स्टडी कई तरीके से डेवलप हो सकती है। जैसे सपोज करो एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, मान लो एक बिजनेस मिस्टर ए एक बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्मूथली रन हो रहा है, और वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो क्या करें? आप तो अकेले काम कर रहे थे, अब अकेले काम करने में आप उन्हें एडवाइस कीजिए कि क्या वो एक न्यू पार्टनर को अपने यहाँ अपॉइंट करें या एक नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करें। बनी ना केस स्टडी? तो एक केस स्टडी हम इसको बना सकते हैं घुमा फिरा कर कि भाई एक ठीक है, तो उसमें एक नया एम्प्लॉय रखें या पार्टनर रखें। फंसा दिया ना क्वेश्चन में कि भाई एम्प्लॉय रखें या पार्टनर रखें, अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी क्वालिटी है। तो केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि क्या क्या डिटेल वो हमें दे रहा है। यदि बिजनेस में प्रॉपर प्रॉफिट्स ही हैं, ठीक है, और हम आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, और हमें क्या चीज नहीं चाहिए? फंड नहीं चाहिए। वी हैव नो रिक्वायर एनी एडिशनल फंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फंड, तो एम्प्लॉय रख लीजिए। लेकिन यदि आपको ग्रो करने के लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर हमें पार्टनर चाहिए। दूसरा, आप बिजनेस में अपना ही कंट्रोल चाहते हैं तो एम्प्लॉय चाहिए। अगर आपने पार्टनर रखा तो आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स होगा। पार्टनर आपके बराबर में बैठेगा, वो आपकी टक्कर लेगा, बराबर का हक लेगा, शेयर लेगा, शेयरिंग प्रॉफिट लेगा। जबकि एम्प्लॉय आपके अंडर काम करेगा, आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, वो प्रॉफिट का शेयर नहीं लेगा, वो सैलरी लेगा। तो यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना। केस स्टडी, तो किस तरीके से केस स्टडी बनी कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप पे आप कंडीशन जैसे जैसे वो हमें देगा, तो इसके लिए जरूरी होता है हमें टॉपिक को बहुत अच्छा समझना। देखिए हम 11th क्लास में हैं, तो 11th में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। केस स्टडी भी जर्नल से पूछता है टीचर, भाई जो जितना वो, क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ना तो टीचर का रहता है और ना ही स्टूडेंट्स का रहता है। असली लड़ाई जो होती है वो 12th के लिए होती है, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन होती है। 100 चाहिए, टारगेट है 100 चाहिए, बस 100 ही चाहिए। तो जब उसमें चाहिए तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था पार्टनरशिप एंड द कंपनी, ये दो टॉपिक हमारी 12th क्लास में 50 मार्क्स में न्यूमेरिकल सिस्टम में है। लेकिन थियोरी तो जब भी आएगी तो थ्योरी वहाँ भी आपको पढ़नी है। तो यहाँ आप अगर स्ट्रांगली मेरे लेक्चर्स को प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा और वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं आपको थोड़ा सा किस तरीके से केस स्टडीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सोल, HUF और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप ये मेरी तीनों वीडियो, जैसे इससे पहले की 3 वीडियो, यानी एक पार्टनरशिप की इससे पहले ली थी, एक HUF की ली थी, इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की ली थी, इन तीनों वीडियोज़ को अगर आप एक बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस स्टडी किसी भी तरीके की आपकी छूट जाती है। बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। जैसे आप 10th से आए हैं, 10th क्लास करके आए हैं, तो 10th क्लास से थोड़ा सा आप थोड़ा अपने आप को ग्रो अप कीजिए, आप थोड़ा सा एडवांस सोचिए, थोड़ी थिंकिंग को डेवलप कीजिए कि वो लर्निंग ना लर्न कर लिया, सर ने कहा उसे लर्न कर लिया, केमिस्ट्री के फार्मूले लर्न कर लिए, मैथ में भी फार्मूले लर्न कर लिए, फॉर्मल लर्निंग पैटर्न पर चल रहे हैं हम, ठीक है। लर्न भी करना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, ग्रो अप होइए। जैसे आपकी एज बढ़ रही है, ग्रो होइए। 11th में है, 12th में जाना है, कंपटीशन लड़ना है दुनिया से, क्योंकि अब 12th के बाद आपको पूरी तरह से एक पूरी दुनिया से लड़ना है। 11th में आपके लिए लड़ाई थी कि स्ट्रीम चूज करनी है, कौन सी स्ट्रीम में जाएं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कॉमर्स लेना है, देन ठीक है, आपके 2 इयर्स वेरी गुड, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू चूज कि मुझे क्या करना है। मैंने सब इसके लिए एक कैरियर
वीडियो भी डाली हुई है कि 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इस सब के लिए आप मेरी कैरियर के वाली वीडियो को जरूर वॉच करें, देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको किस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, और आप मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी है कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो देता रहूं। थैंक यू।